Okay, dear audience, this lecture is in continuation of the previous lecture in which we were discussing the types of behaviors. So as we have already discussed that behaviors are of two major types, innate behavior or instinctive behavior and learning behaviors. So today we will discuss the types of innate behaviors. Innate behaviors are of two types: reflexes or reflex actions, orientation behaviors, and tropic moments or tropic responses. innate behavior तीन किस्म के हैं. नॉर्मली रिफ्लेक्सेस है या रिफ्लेक्स एक्शन है, ओरिएंटेशन बिहेवियर है और ट्रॉपिक मोमेंट है या ट्रॉपिक रिस्पॉन्सेस. So first of all, we will discuss reflexes or reflex actions. इसकी definition क्या है, what is reflexes or what are reflex actions? तो इसको हम कैसे define करेंगे? इसका जो एक definition है कि sudden, immediate, you can say sudden, immediate or quick. Involuntary mean unconscious. Automatic response to a stimulus. This is a quick, involuntary, automatic response of the body to a stimulus is known as reflex actions. Or we can define its fixed pattern of responses to stimuli is called reflex action. So the responses are fixed. For example, why these are fixed? I will give you an example of the simple reflex action. When we touch a hot surface, we with our hands or our legs, we will withdraw the hands or legs. This response is quick, this response is involuntary, this response is automatic. Examples of the reflex actions are knee jerk. So this is bending the knee, is we tap the knee below the knee region, it suddenly straightens. Cupping is another example of the innate behavior or reflex actions. Sneezing, yawning, blinking of the eyes. What is the reflex arc? The reflex arc, this is the structural and functional basis of simple reflex actions. Or another way, the simplest definition, which is a bit long, this is the path for the conduction of nerve impulses. This is the path for the conduction of nerve impulse from receptor toward the sinus, means central nervous system, and from central nervous system towards the effector. In a reflex action is known as reflex arc. जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि रिफ्लेक्स एक्शन किया है, ये एक इमीडिएट सडन क्विक रिस्पांस होता है बॉडी का या बॉडी के किसी ऑर्गन का अगेंस्ट ए टू ए स्टिमुलस और अगेंस्ट स्टिमुलस. और इसमें हमारी मर्जी शामिल नहीं होती, लेकिन हम वो काम कर देते हैं. और नॉर्मली मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शंस जो हेड रीजन इन नेक रीजन के नीचे होते हैं उनको स्पाइनल कार्ड कंट्रोल करता है. और वो रिफ्लेक्स एक्शन जो हेड रीजन में होते हैं, लाइक ब्लिंकिंग ऑफ द आईज है या कपिंग वगैरह है, दीज आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन. और विड्रॉल ऑफ हैंड है ऑन टचिंग ए हॉट सरफेस, और विड्रॉल ऑफ लेग्स है ऑन टचिंग ए हॉट सरफेस और ऑन टचिंग ए शार्प पेन. ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, चूंकि ये नेक रीजन के नीचे है, तो इनको कंट्रोल स्पाइनल कार्ड करता है. अब ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, इनके एग्जांपल्स किया है. नी जर्क इनका एग्जांपल है, कपिंग है, स्नीजिंग है, या इसके अलावा यार्निंग है और ब्लिंकिंग ऑफ द आईज है. लेकिन जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं उनके लिए एक रास्ता होता है, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन तब होंगे नॉर्मली किसी भी रिस्पांस के लिए कोई स्टिमुलस का होना ज़रूरी होता है, और स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर का होना होता है, और रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुंचाने के लिए सेंसरी न्यूरॉन होते हैं. और फिर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ एसोसिएटिव न्यूरॉन होते हैं जो इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं. और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैसेज भेजता है टुवर्ड द इफेक्टर थ्रू मोटर न्यूरॉन.
तो इसका मतलब एक रास्ता बनता है और वो रास्ता रिसेप्टर से शुरू होकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाता है किसके जरिए से, सेंसरी न्यूरॉन के जरिए से। और फिर एसोसिएटिव न्यूरॉन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है वो सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन लेकर मैसेज देता है मोटर न्यूरॉन को, और फिर वहां से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज मोटर न्यूरॉन के जरिए से इफेक्टर तक आता है। तो जो रास्ता बनता है रिसेप्टर से लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक, इस रास्ते को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ओके, द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क इज शोन हियर। आप देख सकते हैं जो रिफ्लेक्स आर्क कैसे बनता है। जिस तरह बताया है कि ये वो रास्ता है जिस रास्ते से रिसेप्टर से लेकर इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाती है। फॉर एग्जांपल, दिस इज द ब्रेन एंड दिस इज द स्पाइनल कार्ड। सो द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड कंस्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी स्टिमुलाई होगा, उनको रिसेप्टर रिसीव करेंगे और रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन न्यूरॉन लेकर जाएंगे कहाँ तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो न्यूरॉन इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेकर जाती है उसका नाम सेंसरी न्यूरॉन है। और सेंसरी न्यूरॉन से वो इंफॉर्मेशन एसोसिएटिव न्यूरॉन लेती है। एसोसिएटिव न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं। उनको एनालाइज करने के बाद वो इन इंफॉर्मेशन को आगे मोटर न्यूरॉन को देती है, और मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेजेस पहुंचाती है किसकी तरफ, इफेक्टर की तरफ। तो फिर वो इफेक्टर वो आर्गन या वो स्ट्रक्चर होता है जो रिस्पांस देता है। तो रिसेप्टर से लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर इफेक्टर तक जो रास्ता बनता है उस रास्ते का नाम है रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क हर एक रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जरूरी है। अब जो रिफ्लेक्स आर्क है उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे। हर एक रिफ्लेक्स आर्क में कम अज कम 2 न्यूरॉन होने चाहिए, और मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क में 3 न्यूरॉन होते हैं, लेकिन कुछ में 2 न्यूरॉन होते हैं। इन 2 न्यूरॉन उस सूरत में होते हैं कि जब रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन लेकर आती है और सेंसरी न्यूरॉन डायरेक्ट कनेक्ट होता है किसके साथ, मोटर न्यूरॉन के जरिए। इन यहाँ दरमियान में कोई एसोसिएटिव न्यूरॉन इन्वॉल्व नहीं होता। तो सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन डायरेक्ट मोटर और मोटर मैसेज लेकर आता है इफेक्टर। तो उसमें सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क में 3 न्यूरॉन्स होंगे। और वो 3 न्यूरॉन कौन से होंगे, जैसा कि यहाँ मैंने बताया है, यहाँ दिखाया है। एक सेंसरी न्यूरॉन होगा, एक एसोसिएटिव न्यूरॉन होगा और एक मोटर न्यूरॉन। तो अक्सर रिफ्लेक्स आर्क में ये 3 न्यूरॉन होंगे, लेकिन कुछ रिफ्लेक्स आर्क ऐसे भी है जिनमें 2 न्यूरॉन भी हो सकते हैं। दूसरा टाइप जो इननेट बिहेवियर का है वो ओरिएंटेशन बिहेवियर है। ओरिएंटेशन बिहेवियर को हम कैसे डिफाइन करेंगे। सो ओरिएंटेशन बिहेवियर, दिस इज ए चेंज in the moment or in the direction of an organism in response to an external stimulus। यानी ऑर्गेनिज्म के मोमेंट में या ऑर्गेनिज्म के डायरेक्शन में जो चेंज आता है, लेकिन वो चेंज किस वजह से आता है, किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस। इन एक्सटर्नल स्टिमुलस वो है जो बाहर एनवायरनमेंट के में कोई स्टिमुलस को कोई चेंज हो उसके रिस्पांस में आए। तो ऐसे चेंज को जो ऑर्गेनिज्म के मोमेंट में या उसकी डायरेक्शन के चेंज में आए, चाहे चेंज में आए और वो किसकी रिस्पांस में हो, एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से हो, तो ऐसा बिहेवियर क्या कहलाता है, ओरिएंटेशन बिहेवियर कहलाता है। सो ओरिएंटेशन बिहेवियर, इसका एडवांटेज क्या होगा, इसका फायदा ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है कि इसके सर्वाइवल वैल्यूज होते हैं कि ये वो बिहेवियर है जिनकी वजह से ऑर्गेनिज्म अपने जो एनवायरनमेंट में चेंज आता है, जो स्टिमुलस होता है, जिस स्टिमुलस के रिस्पांस में वो रिएक्शन देता है, उस स्टिमुलस की पोजीशन को मालूम करता है। तो या वो स्टिमुलस उसके फायदे का होता है और उसका मालूम करना जरूरी होता है, तो उनको लोकेट करना अच्छा है, वो फायदेमंद होता है, और या वो स्टिमुलस नुकसान का होता है। तो अगर वो नुकसान वाला स्टिमुलस है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। तो दोनों सूरतों में उस स्टिमुलस के रिस्पांस में मूवमेंट आनी चाहिए और उस मूवमेंट का ऑर्गेनिज्म को क्या होगा, उसको फायदा होता है। ओके, we are discussing orientation behaviors. So orientation behaviors are of 2 types, kinesis and taxis. What is the definition of kinesis? Kinesis is an orientation behavior. So as we have discussed, जैसा कि हमने डिस्कस किया
कि ओरिएंटेशन बिहेवियर किसी स्टिमुलस के रिस्पांस में होते हैं, तो इसका मतलब ये भी एक ओरिएंटेशन बिहेवियर है, लेकिन कौन सा ओरिएंटेशन बिहेवियर? ऐसा ओरिएंटेशन बिहेवियर जिसमें स्टिमुलस की पोजीशन अननोन होती है। इन ऑर्गेनिज्म तो स्टिमुलस के रिस्पांस में मूव करेगा, लेकिन ऑर्गेनिज्म को स्टिमुलस की पोजीशन का पता नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि इस किस्म के मोमेंट में ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? ऑर्गेनिज्म लोकेट करेगा, डिटरमाइन करेगा, सर्च करेगा द पोजीशन ऑफ द स्टिमुलस। वो स्टिमुलस की पोजीशन को मालूम करने के लिए वो मूवमेंट करेगा, और कभी वो मूवमेंट तेज करेगा और कभी वो मूवमेंट स्लो करेगा। सो इसमें स्टिमुलस की पोजीशन मालूम नहीं है। ऐसी ओरिएंटेशन बिहेवियर को, मोमेंट को, जिसमें स्टिमुलस की पोजीशन मालूम ना हो, उसको काइनेसिस कहते हैं। और काइनेसिस के भी फर्दर दो टाइप्स है। एक को हम कहते हैं आर्थोकाइनेसिस और दूसरा है क्लेनोकाइनेसिस। तो आर्थोकाइनेसिस हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये काइनेसिस है, लेकिन जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है? a kinesis or a type of kinesis in which the organism change its speed of movement, इन्हें जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने स्पीड, मोमेंट के स्पीड को चेंज करता है, और मोमेंट के स्पीड को चेंज करेगा किसके? इन रिस्पांस टू द स्टिमुलस, किसी स्टिमुलस के रिस्पांस में, हालांकि स्टिमुलस की पोजीशन मालूम नहीं है। अच्छा, फॉर एग्जांपल कॉकरोच जो है, कॉकरोच मोर एक्टिव होता है कब? मोर एक्टिव एट डार्क, यानी जब अंधेरा होता है ये ज्यादा एक्टिव होता है। इसका मतलब ये है कि ये लेस लाइट में या कम इंटेंस लाइट में ये ज्यादा एक्टिव होता है, और जब लाइट ज्यादा हो जाएगी तो इसकी एक्टिविटीज कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अब लाइट की डायरेक्शन तो मालूम नहीं है। और दूसरा जो है टाइप्स ऑफ काइनेसिस का क्लिनोकाइनेसिस है। तो क्लिनोकाइनेसिस में उसमें मोमेंट चेंज हो रहा था, और इसमें रेट ऑफ टर्निंग चेंज होगा। ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? इन रिस्पांस टू द स्टिमुलस वो अपने टर्निंग को के रेट को क्या करेगा? वो चेंज करेगा, कभी बढ़ाएगा और कभी घटाएगा, कभी इधर कभी उधर, कभी इन जिग रास्ते पे चलेगा। लाइक वुडलाउस जो है, वुडलाउस मूवमेंट करता है किसमें? ड्राई ईयर में। ड्राई ईयर में मूवमेंट करता है, लेकिन ड्राई ईयर में उसके मूवमेंट का डायरेक्शन जो है वो अननोन होता है। तो वो कभी इधर कभी इधर कभी इधर, इन मुख्तलिफ डायरेक्शन में वो मूवमेंट करेगा इन ऑर्डर टू लोकेट द स्टिमुलस और द चेंज। सो ये दो किस्म के काइनेसिस थे। और ओरिएंटेशन बिहेवियर का जो दूसरा टाइप है वो टेक्सिस है। तो टेक्सिस को हम कैसे डिफाइन करें? अब टेक्सिस और काइनेसिस में फर्क क्या होगा? कि हमने पढ़ा कि काइनेसिस में पोजीशन ऑफ द स्टिमुलस अननोन है, लेकिन वहां क्या है? वहां पोजीशन ऑफ द स्टिमुलस क्या है? नोन है। अब अगर पोजीशन ऑफ द स्टिमुलस नोन है तो हम टेक्सिस को कैसे डिफाइन करेंगे? दिस इज ए मोमेंट, द मोमेंट, or you can say a type of orientation behavior in which the movement of an organism as a whole occur towards or away from the stimulus। अब ये वो बिहेवियर है जिसमें ऑर्गेनिज्म मूव करता है इन रिस्पांस टू स्टिमुलस, लेकिन यहाँ स्टिमुलस की पोजीशन मालूम है। तो या तो ऑर्गेनिज्म उस स्टिमुलस की तरफ जाएगा, और या ऑर्गेनिज्म उस स्टिमुलस से दूर जाएगा। अब ये भी दो किस्म का है। फॉर एग्जांपल टाइप्स कौन से है? एक पॉजिटिव टेक्सिस है और दूसरा नेगेटिव टेक्सिस। तो पॉजिटिव टेक्सिस जैसा कि नाम से जाहिर है, ये वो टेक्सिस है जिसमें द मोमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म अकर टुवर्ड्स द स्टिमुलस, यानी ये वो मोमेंट है या ये वो टेक्सिस है जिसमें ऑर्गेनिज्म स्टिमुलस की तरफ मूव करता है। अब स्टिमुलस की तरफ मूव करेगा तो इसका मतलब स्टिमुलस की पोजीशन मालूम है, उसकी तरफ जाएगा, तो ऐसी मोमेंट, ऐसी टेक्सिस क्या कहलाएगी? ये पॉजिटिव टेक्सिस कहलाएगी। फॉर एग्जांपल मॉस्किटो है, मॉस्किटो जो है वो मूवमेंट करता है किसकी तरफ? टुवर्ड्स द ह्यूमन। अब जाहिरी बात है, अब ह्यूमन से कोई ऐसी, ह्यूमंस की बॉडी से कोई ऐसा स्मेल निकलेगा जिस स्मेल को सेंस करेगा और उस स्मेल की डायरेक्शन में वो मूव करेगा। तो इस किस्म के मोमेंट को हम कीमोटेक्सिस भी कहते हैं, क्योंकि वो किसी केमिकल के रिस्पांस में उस केमिकल की तरफ मूव करता है। तो मॉस्किटो का ह्यूमन की बॉडी की तरफ जाना ये क्या है? एक पॉजिटिव टेक्सिस है। इसी तरह नेगेटिव टेक्सिस है। नेगेटिव टेक्सिस में क्या होगा? अगर पॉजिटिव में टुवर्ड जा रहा है तो नेगेटिव में अवे जाएगा। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। अब नेगेटिव टेक्सिस में ऑर्गेनिज्म अपने स्टिमुलस से दूर जाएगा, यानी दूर भागेगा। फॉर एग्जांपल मॉस्किटो है, अब वहां ह्यूमन की तरफ जा रहा था, लेकिन यहां मॉस्किटो मूव करेगा अवे, दूर जाएगा, भागेगा। कहां से? मॉस्फिल, मॉर्टिन से, मॉस्फिल से, या हर वो चीज जो जिसको हम कहते हैं मॉस्किटो रेपेलेंट। तो मॉस्किटो रेपेलेंट से वो दूर भागेगा। कौन? हाँ, और ऐसे मोमेंट क्या कहलाएगी? नेगेटिव टेक्सिस कहलाएगी। ओके,
we are discussing the types of innate behavior. The third one is tropic moment. Tropic moment, how can we define the tropic moment? This is the moment of a fixed part of a stationary plant in response to a stimulus. यानी ये फिक्स प्लांट है, एक स्टेशनरी प्लांट है, यानी जो मूव नहीं कर रहा है, उसका कोई फिक्स पार्ट है या उसका रूट है या उसका शूट है या उसके ब्रांचेस है, वो मूवमेंट करते हैं इन रिस्पांस टू ए स्टिमुलस. ऐसे मोमेंट क्या कहलाती है? यानी प्लांट अपनी जगह पर है लेकिन उसका रूट और उसके शूट मूव कर रहा है इन रिस्पांस टू स्टिमुलस. ऐसे मोमेंट क्या कहलाती है? ऐसे मोमेंट ट्रॉपिक मोमेंट कहलाते हैं. और ये जो ट्रॉपिक मोमेंट है ये मजीद दो किस्म का होगा. एक को हम कहेंगे जियोट्रॉपिज्म और दूसरे को हम कहेंगे फोटोट्रॉपिज्म. तो हमने उसको डिनोट किया कैपिटल ए जियोट्रॉपिज्म और कैपिटल बी फोटोट्रॉपिज्म. तो नाम से जाहिर है जियोलॉजिकल, जियो से निकला है, जमीन को कहते हैं, अर्थ से निकला है. सो जियोट्रॉपिज्म ये ट्रॉपिक मोमेंट है विच अकर इन रिस्पांस टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. अगर ऑर्गेनिज्म या कोई फिक्स प्लांट का कोई पार्ट वो मूव कर रहा है अगेंस्ट इन रिस्पांस टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ऐसे मोमेंट क्या कहलाती है? जियोट्रॉपिज्म कहलाती है. और ये जो जियोट्रॉपिज्म है ये फर्दर दो किस्म का है. सो तो टाइप्स ऑफ जियोट्रॉपिज्म ये दो किस्म का है, या ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होगा या ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म होगा. तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म वो है कि अगर किसी प्लांट का कोई फिक्स पार्ट मूव कर रहा है टुवर्ड्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ जा रहा है तो ऐसे मोमेंट क्या कहलाएगी? ऐसे ट्रॉपिक मोमेंट कहलाएगी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म. सो एग्जांपल इसका क्या है? जो रूट्स है प्लांट के वो मूव कर रहे हैं टुवर्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो इसके रूट्स में जो मोमेंट है या जो ट्रॉपिक मोमेंट है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं. इसी तरह कुछ ऐसे भी है जो ग्रेविटेशनल फोर्स से दूर जा रहे हैं, उनको हम कहते हैं नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म. तो नेगेटिव जो जियोट्रॉपिज्म है उसमें क्या है? उसमें प्लांट का कोई पार्ट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी से दूर जा रहा है, जैसा कि स्टेम है दैट मूव अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ स्टिमुलस और अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. इसी तरह जो दूसरा टाइप था ट्रॉपिक मोमेंट का, वो फोटोट्रॉपिक मोमेंट है या फोटोट्रॉपिज्म है. तो यानी फोटो मीन लाइट, तो लाइट से निकला है और ट्रॉपिज्म मोमेंट को कहते हैं. तो यहाँ मोमेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ प्लांट है. पार्ट ऑफ प्लांट स्टेम भी हो सकता है, पार्ट ऑफ प्लांट रूट भी हो सकता है, पार्ट ऑफ प्लांट ब्रांचेस भी हो सकते हैं. यहाँ मोमेंट है पार्ट ऑफ प्लांट इन रिस्पांस टू लाइट, इन सोर्स ऑफ लाइट की तरफ वो इन रिस्पांस टू लाइट मूव करते हैं. इधर that move toward the source of light or either that move away from the source of light. तो इसलिए जो फोटोट्रॉपिक मोमेंट्स है वो भी दो किस्म के होंगे. That may be positive phototropism or that may be negative phototropism. तो अगेन वही बात है कि पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म वो है कि the moments towards the light is known as पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म. और ये किस में होता है? स्टेम में. तो जो स्टेम है, तना है दरख्त का, वो मूव करता है टुवर्ड्स द लाइट, तो इसलिए इनमें मोमेंट जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म. और जो दूसरा है नेगेटिव, तो नेगेटिव जाहिरी बात है, और फोटो है तो और ट्रॉपिज्म है. ट्रॉपिज्म का मतलब मोमेंट है, फोटो का मतलब लाइट है और नेगेटिव का मतलब अवे है. तो अगर किसी प्लांट का कोई पार्ट मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, लाइट से दूर जा रहा है, तो ऐसे मोमेंट क्या कहलाएगी? ऐसे मोमेंट कहलाएगी नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म. और एग्जांपल इसका क्या है? जो रूट है वो दूर जा रहा है कहाँ से? लाइट के सोर्स से. तो इस मोमेंट को हम कहते हैं नेगेटिव फोटो